Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वीडियोस में इतना डिले हुआ। रीज़न ये था कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, कोविड पॉजिटिव हो गई थी वो। और चूँकि मेरे फादर नहीं हैं तो और मैं बड़ा हूँ घर पर, तो ऑब्वियस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसे समझेंगे। कुछ बच्चे जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है कुछ कमेंट करा था लास्ट कुछ वीडियोस पे, तो जिसके कारण मुझे ये स्टेटमेंट अभी देना पड़ा। नहीं तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बता रखा था, ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखी थी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। जो भी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप, इसके अंदर जो हमारा जो सीरीज जो चल रहा था, जिसके अंदर एक काफ़ी बड़ा गैप आ गया था कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो अब उस गैप को भरने का समय आ गया है। चूँकि अ, पेपर पोस्टपोन हो गया, डिले है एग्ज़ाम में, तो समय है हमारे पास। तो पहले जैसे मैंने बोला था कि हम लोग 2 और वीडियोज़ कवर करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन अब हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सारे बचे हुए पार्ट्स कवर करेंगे और जो मैंने ई-बुक लॉन्च करी थी, उसके थ्रू कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने ये ई-बुक खरीदी हुई है, वो आराम से ई-बुक के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन्हें और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक ई-बुक परचेज़ नहीं करी है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि ये ई-बुक आप परचेज़ करिए, क्योंकि 2 फ़ायदे होंगे इससे। एक तो सारा डिटेल्स में आपका सिलेबस कवर होगा और दूसरा आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी प्राइसेस बहुत ही मिनिमम है, ₹50 इसके चार्जेज़ हैं। आप व्हाट्सएप पर विज़िट कर सकते हैं इसके लिए, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा 31st ऑफ मई को एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसे ज़रूर सुनें। आपकी बहुत काम आएँगी। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज़ करा है, ये उनके लिए तो बेनिफिट है ही, बेनिफिशियल होगा। जिन बच्चों ने परचेज़ नहीं करा है, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा और उनके एग्ज़ाम को बूस्ट करेगा। ये जो मैं जो सरप्राइज़ है आप सभी के लिए 31st को जो मैं अनाउंसमेंट करूँगा, ये सिर्फ़ ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, ये एसएससी, सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए और भी अलग-अलग एग्ज़ाम, स्पेशली जो स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या यूपीएससी, सीएसई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो 31st ऑफ मई की वीडियोज़ देखना ना भूलें, वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बचे हुए पार्ट को। लेकिन यह वीडियो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अभी तक जितने भी हम लोगों ने सीरीज़ कवर करे हैं, जितने भी पार्ट्स कवर करे हैं, टोटल पार्ट्स 13 कवर करा है। तो मैं चाह रहा था कि ये जो टोटल पार्ट्स 13 हमने कवर कर लिया है और उसके बाद एक ब्रेक आ गया। एक तरीके से एक जो है जो फ्लो था वो टूट गया। तो एक रिवीजन वीडियो हो, जिसके थ्रू जो है हम लोग 13 पार्ट्स का एक बार ओवरऑल जो है रिवाइज़ कर लें कि हमने क्या करा था, और ताकि एक फ्लो बन सके और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसे रिवाइज़ करेंगे। तो काफ़ी 13 पार्ट्स है, तो काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी जाने लगेगी तो ब्रेक करेंगे। दूसरा एक पार्ट इसका एक और आएगा, जिसके थ्रू बाकी बचे हुए पार्ट्स को कवर कर लेंगे। मेन मोटो ये होगा कि पहले जितना ब्रेक हुआ है, जितना छूट गया है या फिर जो फ्लो टूट गया है, उस फ्लो को बनाना और फिर पूरा सिलेबस कवर करना। और कोशिश ये रहेगी कि हर 2 दिन, 3 दिन पर जो है वीडियोज़ आएँ, इसकी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। 31st तक थोड़ा बिज़ी रहूँगा मैं, क्योंकि जो सरप्राइज़ है आपके लिए उसके अरेंजमेंट में काफ़ी समय लगेगा मुझे। तो थोड़ा-सा हो सकता है कि 1-2 दिन का डिले हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से आएँगी। एक शेड्यूल भी आपको मिलेगा, जिसके थ्रू जो है चीज़ें बहुत ही स्मूथली रन करेंगी। अब स्टार्ट करते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या का रिवीजन वीडियो है ये, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो भी रिवाइज़ करेंगे या आगे की जो भी चीज़ें आएँगी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, वो हम वीडियो के थ्रू ही कवर करेंगे।
तो हमने लास्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टर्म्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तक कवर कर लिया था वीडियो के थ्रू। तो टोटल 18 पार्ट्स हमने कवर करा है। बाकी का जो 19, 20, 21 से लेकर के टोटल 28 तक का जो चैप्टर है, ये हमें कवर करना है। तो पहले एक बार 18 तक जो है रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहले पार्ट में हमने जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो स्टार्ट करा था, उसमें हमने एक स्टोरी से शुरू करा था, जो एक छोटे से शॉपकीपर की स्टोरी थी। इवन वो वेंडर वाला था, रेली रेली वाला, जैसे ठेले ठेले वाला कहते हैं, वो था, जिसका नाम था मिस्टर ऑनर, हमने दिया था। और वो बहुत ही इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग था, तो उसने क्या करा, एक बहुत ही बड़ा शॉप जो है वो अपनी मेहनत के दम पर वो खड़ा करता है। और फाइनली जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। उसके पास काफ़ी स्टाफ्स होते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उनके शॉप पर पैसा लगाते हैं, बैंक वालों से वो लोन लेता है और बड़े-बड़े शॉप में वो अपनी मिठाइयाँ सप्लाई करता है। कस्टमर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो वो फाइनली क्या करता है, एक अकाउंटेंट को हायर कर लेता है और उस अकाउंटेंट का नाम रखा था हमने मिस्टर अकाउंटेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है क्या था कि यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुआ इनका और उसी के साथ-साथ हमारी अकाउंटिंग भी स्टार्ट होती है। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा निकला था इससे कि बिज़नेस के अंदर जो अकाउंटिंग है, वो क्या होता है? तो जो बिज़नेस का जो रिकॉर्ड है, उसे 2 तरीके से मेंटेन करा जाता है और जो भी मेंटेन करते हैं, उसका 2 पार्ट होता है। उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है बुक कीपिंग और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक नॉर्मल सा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो भी डाटा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है डेली बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हाट इज़ बुक कीपिंग? द आर्ट ऑफ कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के अंदर आएगा क्या कि रिकॉर्ड करके रखना ट्रांजैक्शन को, फिर उसे पहले तो उसे डेली बेसिस पर या डेट वाइज़ उसे रखना, फिर उसे जो है अरेंज करके थोड़ा-सा मॉडिफाइड करना और अकाउंट वाइज़ जो है उसे कन्वर्ट कर देना। ये बिज़नेस रिकॉर्ड का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो होता है अकाउंटिंग और इस अकाउंटिंग में हम ये सीखते हैं कि ये जानते हैं एक तरीके से कि जो भी बिज़नेस रन कर रहा है, उस बिज़नेस का फ्यूचर क्या होगा? किस तरीके से बिज़नेस ग्रो करेगा फ्यूचर में? क्या-क्या प्रॉफ़िट होने वाला है बिज़नेस को? क्या लॉस होगा? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं। बेसिकली जो सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग, ये 6 पार्ट्स में या 6 स्टेजेज़ में कवर होता है या कंप्लीट होता है। पहला जो है वो है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइज़िंग, चौथा है एनालाइज़िंग, पाँचवा है इंटरप्रेटिंग और छठा होता है कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? जब हम जो ट्रांज़ैक्शन का जो डाटा है, बिज़नेस के अंदर जो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसे अगर हम लोग डेट वाइज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं फेयरली, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग। बेसिकली ये जनरल एक बुक है, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं और द प्रोसेस इज़ एक्चुअली नोन एज़ जनरलाइज़िंग। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लासिफाइंग। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे अभी। क्लासिफाइंग क्या होता है? चीज़ों को क्लासिफ़ाई करना। हमने अभी क्या करा था रिकॉर्डिंग में डेट वाइज़ उसे अरेंज करा। फिर उसे अकाउंट वाइज़ उसे सजाना। जैसे सेल्स अकाउंट में कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, परचेज़ अकाउंट में कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। तो इन सबको अरेंज करना ये कहलाता है क्लासिफाइंग। फिर होता है समराइज़िंग। उन सबको समराइज़ करना और चेक करना कि जो है हमारा अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड है वो सही है या नहीं। तो ये हो गया मेरा थर्ड प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड समराइज़िंग। फिर होता है एनालाइज़िंग कि अगर चीज़ें सही हैं तो ठीक है, गलत है तो कहाँ मिस्टेक हुआ है उसे सुधारना। फिर जो छूट गया है उसे लिखना, फिर प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली एनालाइज़ करके बताना कि जो है फाइनली एनालाइज़ करने के बाद हमें इंटरप्रिटेशन का एक प्रोसेस है या इंटरप्रेटिंग जिसे कहते हैं हम लोग, उसके अंदर हम फाइनली ये बताते हैं कि जो है बिज़नेस के अंदर लॉस होगा कि गेन होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए बिज़नेस का, ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरप्रिटेशन के अंदर देखते हैं। लास्ट जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग का, जिसके अंदर हम लोग
यूज़र्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं, उन्हें जो है फाइनली हम लोग बताते हैं या डिलीवर करते हैं कि आपका ये बिज़नेस है या फिर ये जो पर्टिकुलर बिज़नेस है जिसे मैंने देखा है, मिस्टर अकाउंटेंट ने देखा है, उसका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो ये है, बैलेंस शीट ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका ये है और इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि बिज़नेस जो है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसकी पोज़ीशन क्या होगी। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग क्या है, एक साइंटिफिक वे है जिसके थ्रू हम लोग बिज़नेस का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं, बिज़नेस के अंदर कुछ लॉस होने वाला है तो उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग जो है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि रिकॉर्ड करने के 2 पार्ट्स होते हैं, तो वही है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है, वो 2 तरीके से होता है। एक को कहते हैं हम लोग जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है मेरा यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो नाम में ही सारी चीज़ें हैं। अगर अच्छे से सोचा जाए ना, तो कुछ नहीं है, सिर्फ़ नाम को अच्छे से कैच करना है और समझना है। जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना। ये तब पॉसिबल होगा कि जब मिस्टर अकाउंटेंट स्टार्टिंग से बिजनेस के साथ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से उस बिजनेस में है और उन्होंने क्या करा, सबसे पहले डेट वाइज सारी चीजों को मेंशन करा, फिर उसे अकाउंट वाइज उसे अरेंज करा, फिर नेक्स्ट वर्क, फिर नेक्स्ट वर्क, फिर नेक्स्ट वर्क, इस तरीके से सारा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखी और करी। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जनरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। पहला। दूसरा क्या है, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और उसे क्या करा, मिस्टर अकाउंटेंट ने यूज करा। ये तब पॉसिबल होगा जब ऑलरेडी जो मिस्टर ऑनर है, शॉप के जो मालिक हैं, उन्होंने जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया है डेली बेसिस पर। मतलब जनरल जो प्रोसेस है वो उन्होंने ऑलरेडी खुद से कर लिया है। लेजर का जो पार्ट है वो भी उन्होंने खुद से कर लिया और बाकी का उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएँ, हम ये कैसे देखें कि मेरा जो बिज़नेस है वो प्रॉफ़िट में है या लॉस में है। तब जाकर के उन्होंने क्या करा, एक अकाउंटेंट को हायर करा और उन्हें अपना सारा डाटा वो देते हैं और कहते हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो ये जो दूसरा वाला प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है वो ये पार्ट है, मैंने अभी बताया अकाउंटिंग जो है टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दीज़ आर द 6 पार्ट्स, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली। अ, यूज़र ऑफ अकाउंट्स जो है ये हो सकता है कि सभी सभी को मालूम ना हो। यूज़र ऑफ अकाउंट्स होता क्या है एक्चुअली, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसे जो है 2 तरीके के यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं। एक होता है मेरा इंटरनल यूज़र और दूसरा होता है मेरा एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र मतलब जो बिज़नेस के अंदर है, जैसे कि मैनेजर, ओनर, एम्प्लॉयी, ये सारे बिज़नेस के अंदर हैं, तो उनके साथ शेयर करना, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंट्स। दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र, जैसे कि बैंक हो गया, कस्टमर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्हें जाकर के अपना सारा स्टेटमेंट देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल यूज़र। नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर जो फर्स्ट है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। ये बहुत सिंपल है, एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर अ बिजनेस कंडक्ट और अ बिजनेस रन इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। जैसे मिस्टर ऑनर के लिए उनकी शॉप। दूसरा जो है वो है मेरा एसेट, सॉरी दूसरा जो है वो है मेरा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है ये तो लेन देन है, सिंपल है, लेन देन ट्रांजैक्शन, इसे क्या समझाना। नेक्स्ट देखते हैं, वो है मेरा एक्सपेंसेस, ये भी सिंपल है, खर्चा, एक्सपेंस होना। नेक्स्ट है मेरा एसेट। तो एसेट संपत्ति, इसका इसे अगर डिफाइन करा जाए तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी सामान जो आपके पास है जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। अब एसेट का जो टाइप होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है मेरा टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। जो टेंजिबल एसेट है वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और उसे हम लोग छू सकते हैं। जो इनटेंजिबल एसेट होगा उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। सिंपल फिजिक्स का टर्म है ये।
अब जो टेंजिबल एसेट है वो अगेन 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है मेरा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या? तो जिसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी या बिज़नेस जो है परचेज़ करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है। वैसे ही जो दूसरा करंट एसेट है, इसे शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी खरीदती है या फिर कंपनी के पास होता है। जैसे डेटर्स, उधार जिनके पास है। तो उधार अगर जैसे कोई डेटर है तो वो क्या करेगा, कभी ना कभी पैसे देगा। तो तो बिज़नेस के लिए वो क्या है, एक तरीके का एसेट। लेकिन एक बार जैसे ही उन्होंने उधार चुका दिया, इनकी ज़िम्मेवारी खत्म हो गई, इनकी लायबिलिटीज़ खत्म हो गई। उसी तरह से बिल रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश, स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो है करंट एसेट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा इंटेंजिबल एसेट छूट गया। इंटेंजिबल एसेट देख लेते हैं क्या है। इंटेंजिबल एसेट जो है वो एसेट होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्या क्या इसके अंदर है? तो सबसे पहले और सबसे जो खूबसूरत लगता है मुझे वो होता है एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज, ये। सेकंड नंबर में जो आता है वो है पेटेंट एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट लिखा नहीं है मैंने, पेटेंट कॉपीराइट है, यहाँ पे है कॉपीराइट। गुडविल है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, ये सारे जो है इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो है लायबिलिटीज या लायबिलिटी। लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं देयता। तो लायबिलिटी क्या है? अगर इंग्लिश में समझा जाए तो लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके का ऑब्लिगेशन। जैसे सपोज आपने अपने दोस्त से 1000 रुपए उधार लिए, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आप उसे चुकाओ कभी ना कभी। सो ये हमें यही सिखाता है कि लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, हमें पे करना है। सो लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कभी ना कभी पे करना ही है। So they represent credits claim on the firm's assets. Both small and big businesses find it necessary to borrow money at one time or the other and to purchase goods on credits. सिंपल है कि जो जैसे मिस्टर ऑनर के लिए मिस्टर ऑनर के लिए वो सामान जो क्रेडिट पे ले रहे हैं, चाहे वो डेयरी फार्म से लें, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर से लें, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इन्हें वापस तो करना ही है ना, ताकि जो है उनके पैसे वापस करने हैं, ताकि उन्हें दोबारा अगर कुछ बिज़नेस करना है, तो वो दोबारा उधार ले सकें उनसे। तो यही कहलाता है लायबिलिटीज़। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे, वो है इक्विटी, जो मैंने कवर करा है यहाँ पे। सो इक्विटी क्या होता है? सो किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर हम लोग टोटल एसेट, बिज़नेस का जो टोटल एसेट होगा, उससे हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ को अगर माइनस कर दें, तो जो बच बच के निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विटी। So basically, what is equity? This is the when as asset minus liabilities is called equity. नेक्स्ट है कैपिटल, पूंजी, जितना पैसा इन्वेस्ट करा, ये इसमें समझाने को तो है नहीं कुछ। नेक्स्ट है मेरा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एक नाउन है, दिवालियापन कहते हैं इसे हिंदी में। क्या होता है ये? तो अगर कोई कोई पर्सन जिसने कर्ज लिया हो, जिसने क्रेडिट पे कुछ लिया है और फिर बाद में वो रिटर्न नहीं कर पाता, इनकैपेबल है रिटर्न करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। और ये सिचुएशन जो है कहलाती है इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है मेरा वाउचर। वाउचर क्या होता है सर? तो कोई भी ट्रांजैक्शन प्रूफ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाउचर कहेंगे। जैसे कैश मेमो हो सकता है, रिसीप्ट हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग जो है वो क्या है? ड्राइंग है कि पर्सनल यूज़ करने के लिए अगर कोई अपने बिज़नेस से पैसे निकाल रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे ड्राइंग। नेक्स्ट है मेरा स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? तो इन्वेंट्री जो है एक तरीके से हाउ मच अमाउंट्स ऑफ गुड्स और बिज़नेस आइटम्स यू हैव आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका कितना माल बच गया है या आपके पास कितना माल है। जब भी आपने कोई बिजनेस, सपोज नया फाइनेंशियल ईयर आया आपके बिजनेस का, तो उस समय आपके पास आपके गोडाउन में कितना माल है, या फिर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो आपके बिजनेस में कितना माल अभी बचा हुआ है, तो वही कहलाता है स्टॉक। नेक्स्ट की बात करें कि जो नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट है मेरा डेबिट।
तो एक डेबिट है, दूसरा होगा क्रेडिट। इसे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है, ये आराम से सभी जानते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये हमेशा एक साथ आएगा। मतलब जब भी ये टर्म अगर आपको दिखेगा कि आपको दिखा कि कोई चीज़ अगर डेबिट हुआ है, तो एट द सेम टाइम कुछ दूसरा भी होगा जो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जो है वो है मेरा क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार और डेटर्स को कहते हैं हम लोग देनदार। होता क्या है, सपोज़ ये मिस्टर ऑनर और उनकी शॉप है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिस्टर ऑनर को क्रेडिट पे सामान दे रहे होंगे और बदले में मिस्टर ऑनर क्या करेंगे, उन्हें कभी ना कभी पैसे देंगे। तो मिस्टर ऑनर तो इन लोगों के लिए ये जो 4 लोग हैं 4 आप समझ लो, एक इन्वेस्टर्स आपको दिख रहा होगा, एक नेक्स्ट जो है वो है मेरा डेयरी फार्म और जो चौथा है वो है मेरा ग्रोसरी स्टोर। तो ये चारों ने जो है क्रेडिट पे जो है मिस्टर ऑनर को सामान दिया है और बदले में इन सबको मिस्टर ऑनर से पैसे लेने हैं। तो ये लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं। उसी तरह से जो कस्टमर्स हैं मिस्टर ऑनर के, तो इन्होंने क्या करा है, उधार पे मिस्टर ऑनर से सामान लिया है। तो बदले में मिस्टर ऑनर को ये क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो मिस्टर ऑनर के लिए ये क्या है, देनदार हैं, पैसे देंगे। तो क्रेडिटर और डेटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सन्ड्राई क्रेडिटर्स एंड सन्ड्राई डेटर्स। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सन्ड्राई वर्ड लग गया तो समझ लेना कि वो गुड्स से रिलेटेड होगा। बिज़नेस के अंदर जो गुड्स है, जिसके थ्रू बिज़नेस करा जा रहा है या जो सर्विस है, उससे रिलेटेड होगा। तो सन्ड्राई क्रेडिटर्स क्या है? तो वो सारे लोग जो मिस्टर ऑनर को उनके बिज़नेस में यूज़ होने वाली गुड्स या सर्विसेज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं। किस बेसिस पे? तो क्रेडिट बेसिस पे। तो उन्हें हम लोग कहते हैं सन्ड्राई क्रेडिटर्स। जैसे डेयरी फार्म उन्हें दूध देगा, ग्रोसरी उन्हें सामान देगा। बदले में जो है ये सब जो है ये लेनदार हैं। कभी न कभी मिस्टर ऑनर क्या करेंगे, उन्हें इसके लिए पे करेंगे। तो इस सिचुएशन में जो है ये क्या कहलाएगा, सनड्राई क्रेडिटर्स। उसी तरीके से सनड्राई डेटर्स क्या होता है, जो मिस्टर ऑनर के शॉप से जो है सामान लेगा, गुड्स लेगा, जो ये बेच रहे हैं, जो ये सेल कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स सेल करें, चाहे वो सर्विस सेल करें। और बदले में जो है ये जो पर्सन होगा ये उन्हें पे करेगा। तो मिस्टर ऑनर के लिए ये जो पर्सन है ये क्या हो गया, एक तरीके का सनराइज़ डेटर्स हो गया। नेक्स्ट है मेरा बॉन्ड्स एंड कूपन्स। सो व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड होता क्या है? तो जब कोई इन्वेस्टर किसी भी बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और इंटरेस्ट उसे मिल सके, इस मंशा से, इस क्या कहेंगे, इस मोटो के साथ जो है, इस मोटिव के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसे हम लोग, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, तो इसी को हम लोग कहेंगे बॉन्ड्स। और जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है इन्वेस्ट करने पर, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं कूपन्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, बॉन्ड्स एंड कूपन्स क्या होता है। जब भी कोई इन्वेस्टर्स जब किसी बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसका एक मोटिव होता है कि वो उससे इंटरेस्ट कमा सके। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर या जिस बिहाफ़ पर वो बिज़नेस के अंदर पैसा लगा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे बॉन्ड्स। और जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे कूपन्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर 4 रूल हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है मेरा अकाउंटिंग एंटिटी असम्पशन। दूसरा जो है वो है मेरा मनी मेजरमेंट असम्पशन। तीसरा है मेरा अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन और चौथा है मेरा गोइंग कंसर्न असम्पशन। अगर मैं पहले रूल की बात करूं, अकाउंटिंग एंटिटी असम्पशन, इसका दूसरा नाम होता है मेरा बिजनेस एंटिटी असम्पशन। ये क्या कहता है? ये सिर्फ एक ही बात कहता है कि बिजनेस और उसका जो मालिक है, उसका जो ओनर है, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। और अगर ओनर को कुछ भी हो जाए तो बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिज़नेस जैसा है वैसा ही चलेगा। और अगर ओनर जो है अगर बिज़नेस से पैसा निकालता है तो ये ओनर की लायबिलिटी है कि वो बिज़नेस को चुकाए पैसा। तो ये साफ-साफ कह रहा है, भले ही ऑन बिज़नेस जो है वो ओनर का ही है, लेकिन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग-अलग हैं।
दूसरा जो है वो है मेरा मनी मेज़रमेंट असम्पशन। ये हमें ये कहता है कि अकाउंट्स के अंदर आप वही सारे ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, जिसे हम लोग मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू है। बाकी फालतू की चीज़ें जिसे जो मनी में कन्वर्ट नहीं करी जा सकती या मनी के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा सकता, तो उसे हम लोग जो है बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड जो है वो है मेरा अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन हमें ये कहता है, देखो पीरियड में ही सब कुछ है, पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन हमें ये कहता है कि जब भी अगर आप कोई भी डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो बिज़नेस के अंदर या फिर अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांज़ैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में करो जिस फाइनेंशियल ईयर में बिज़नेस हो रहा है। मतलब अगर सपोज़ करिए कि आपको ₹10,000 का प्रॉफ़िट हुआ है 2010 में और आप चाहते हो कि मैं उसे 2009 वाले बुक के अंदर लिखूँ, तो वो गलत है। आपको 2010 वाले बुक्स में ही लिखना है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं अगले साल वाले में लिखूँगा, तो वो भी गलत बात है। आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो 4th नंबर का जो प्रिंसिपल है, दिस इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन हमें ये कहता है कि बिज़नेस विल एक्जिस्ट फॉरएवर एंड विथ दिस माइंडसेट ऑल ट्रांज़ैक्शन विल रिकॉर्ड। तो गोइंग कंसर्न असम्पशन को अगर मैं साफ-साफ शब्दों में कहूँ कि ये कहता ये है कि भले ही ओनर रहे, ना रहे, ओनर चेंज हो जाए, कोई और बन जाए, जो अथॉरिटी है वो किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाए, बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, बिज़नेस बंद नहीं होगा। ये माइंडसेट से बिज़नेस करा ही नहीं जाता है। बिज़नेस हमेशा चलता रहे, यही माइंडसेट होती है इसकी। नेक्स्ट है मेरा सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होता है? सिंगल एंट्री इज एन इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बेसिकली है क्या कि हम लोगों ने जैसे सेल पढ़ा हुआ है। सेल दो तरीके का होता है, एक प्रिमिटिव और एक थोड़ा एडवांस सेल होता है। प्रिमिटिव वाले को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो एडवांस वाला सेल होता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जिस तरीके से सेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रिमिटिव बेसिस के अकॉर्डिंग, एक एडवांस के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह से जो अकाउंटिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है मेरा सिंगल एंट्री जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, जो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमैटिक होता है। वही जो दूसरा वाला है जिसको हम लोग कहते हैं डबल एंट्री, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल एंट्री का, आप एक बार रीड कर लेना, कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है मेरा डबल एंट्री। डबल एंट्री बेसिकली जो है वो एक एडवांस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर एंट्री 2 बार होती है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि कोई भी अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो एट द सेम टाइम कोई दूसरा अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। तो हमेशा 2 बार एंट्री करते हैं, इसीलिए इसे डबल एंट्री कहते हैं। ये साइंटिफिक होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांज़ैक्शन इसके अंदर रहता है। एक्यूरेसी जो है मेंटेन होती है यहाँ पे, चेक कर सकते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्यूरेसी, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो पहला है उसे हम लोग कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हर ट्रांज़ैक्शन जो है अकाउंटिंग के अंदर 2 बार रिकॉर्ड होगा या 2 बार रिकॉर्ड होता है। एक डेबिट के साइड और दूसरा क्रेडिट के साइड, हमने अभी देख लिया था इसे। दूसरा जो है वो है रेवेन्यू रियलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोग कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ये कहता है कि आपने जिस दिन अपना सामान बेचा है, भले ही आपको जो है पैसे ना मिले हों, लेकिन फिर भी जो है आपको ये मानना है कि आपका सामान बिक गया है उस दिन और जो है उसी डेट को आपका सामान बिका है और उस उतने ही अमाउंट में जितने रुपए में आपको बेचना था। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। रेवेन्यू रियलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जिस दिन आपने सामान बेच लिया हो या बेच दिया हो, भले ही आपको उस दिन पैसे ना मिले हों, लेकिन आपको मानना यही है कि आपके सामान उस दिन बिक गए हैं। ये हमें बताता है रेवेन्यू रियलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट। तीसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये इम्पोर्टेंट है। इसे एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं तो ज़्यादा ईज़ी वे में समझ में आएगा। सपोज़ करिए आपने एक लैंड खरीदी थी 2010 में और उस समय उसकी कीमत थी 4 लाख रुपए। अभी इसकी प्रेज़ेंट मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए।
तो अगर आप अकाउंट के अंदर जो है मेंशन करोगे, अपने बुक के अंदर मेंशन करोगे उस लैंड की कीमत, उस एसेट की कीमत, तो आप 4 लाख करोगे या अकॉर्डिंग टू जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है या प्रेज़ेंट जो वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू उसे करोगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जितने में आपने खरीदा था, भले ही अभी उसकी वैल्यू कितनी भी ज़्यादा हो, कितनी भी कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जितने में आपने खरीदा था, आपको वही हमेशा एज़्यूम करना है। नेक्स्ट है मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि डाटा को हम लोग उसी समय रिकॉर्ड करेंगे या फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ है। हमने अभी देख लिया था इसे। नेक्स्ट है मेरा फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। ये हमें ये कहता है कि आपको हर ट्रांज़ैक्शन अगर वो इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के अंदर तो उसे पूरे अच्छे तरीके से फुल डिस्क्लोज़ करके जो है उसे मेंशन करना है अपने बुक के अंदर। चाहे वो ₹1 का ही ट्रांज़ैक्शन हो, लेकिन आपके बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो आपको उसे मेंशन करना है। नेक्स्ट है मेरा वेरिफाएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ये हमें ये कहता है कि आपने जो भी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करा है अपने बुक में, तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं वाउचर। तो वो वाउचर हमेशा रखना है आपको ताकि जैसे अगर कभी भी फ्यूचर में इन केस हमें ऐसा लगे कि जो है ये ट्रांज़ैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गया है, तो उस समय हम लोग तुरंत जो है उसे वेरीफ़ाई कर सकें। नेक्स्ट है मेरा मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल जो है इसके अंदर बहुत तरह की प्रिंसिपल है। पहला जो है वो है मेरा कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो इनपुट इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी बिज़नेस का, वो हमेशा कम होना चाहिए आउटपुट प्रॉफ़िट के या आउटपुट बेनिफिट के। मतलब सर मतलब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसे। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल लिया है। ये स्टाफ ए है मिस्टर ऑनर का। मिस्टर ऑनर ने क्या करा, जब इसे अ, जॉब दिया, मिस्टर ऑनर ने जैसे ही इसे रिक्रूट करा अपने बिज़नेस में, तो उन्होंने क्या करा इसे एक फ़ोन दे दिया कि आप एक फ़ोन रखो, जिससे आप कस्टमर्स के कॉल्स को जो है क्या करोगे, एनी टाइम 24/7 रिसीव कर सकोगे। दूसरा, इसे ट्रैवलिंग के लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एक दे दी, इसे एक बाइक खरीद कर दे दिया। और क्या एक यूनिफ़ॉर्म दे दिया अपने जिसमें उसके शॉप का एक लोगो लगा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें जो है मिस्टर ऑनर ने स्टाफ ए को दे दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक काम और कर दिया सपोज़ कि उन्होंने कहा कि आपका जो पूरे डे में 2 टाइम का जो है मील भी हम लोग क्या करेंगे आपको देंगे, खाना भी देंगे। अब 1 वीक के बाद कुछ ऐसा हो कि मिस्टर ऑनर इससे कहें, स्टाफ ए से कहें कि तुम काम पर मत आना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन्होंने इस स्टाफ ए के लिए जितना इनपुट लगाया है, क्या-क्या लगाया? उन्हें एक मोबाइल फ़ोन दिया, सपोज़ 15,000 का मोबाइल फ़ोन दे दिया, मिनिमम इतने का ही देगा, 10,000 का भी जैसे मान लेते हैं 15,000 का दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बाइक दिया एक ट्रैवल के लिए, तो मिनिमम मान लेते हैं 50,000 का उन्होंने एक बाइक खरीद के दे दिया। फिर पेट्रोल वगैरह सबके भी पैसे दिए होंगे, क्योंकि जस्ट उन्होंने जॉइन करा है, तो मान लेते हैं उन्होंने 1 वीक में सपोज़ ₹1000 का पेट्रोल जो है वो उसके पैसे उन्होंने इस पर्सन को दे दिए। इसके अलावा 2 टाइम का मील इसे दे रहे थे। 1 वीक के अंदर सपोज़ ₹2000 का इसने खाना जो है इसे खाना खिला दिया गया। तो और यूनिफ़ॉर्म भी दिया था उन्होंने इसे तो ₹1000 मान लेते हैं यूनिफ़ॉर्म में चले गए। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 15 और फिर 50 कितना हो गया 65 इधर हो गया 65 और फिर इधर 4 कितना हो गया तो 69,000 जो रुपीज़ है उन्होंने इस पे खर्च कर दिया। अब 1 वीक में मान लेते हैं कि मिस्टर ऑनर ने स्टाफ ए को रखने से ₹20,000 कमाए। सपोज़ कर लेते हैं ₹20,000 कमाए, ज़ीरो भी कमा सकता है, ज़्यादा भी कमा सकता है। तो अगर देखा जाए तो इनपुट जो है मिस्टर ऑनर का इस स्टाफ ए पे वो 69,000 है। लेकिन आउटपुट जो है वो सिर्फ़ 20,000 है। तो कॉस्ट बेनिफिट कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। इनपुट हमेशा कम होगा आउटपुट से। मतलब आउटपुट जो होना चाहिए, जो बेनिफिट हमें मिले, तो वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जितना हम लोग इनपुट लगा रहे हैं किसी एक पर्पस में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर बिज़नेस में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा मटेरियलिटी प्रिंसिपल।
मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जितने भी रिलेवेंट ट्रांजैक्शन होंगे बिज़नेस के अंदर, उसे क्लियरली आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे और जो इर्रेलेवेंट या माइनर ट्रांजैक्शन है, उसे आप या तो छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि ये इतना ठीक है, नहीं तो आप उसे किसी और अकाउंट के साथ मर्ज करके आप लिख दो, किसी और ट्रांज़ैक्शन के साथ मर्ज करके लिख दो। ये कहता है हमें मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मेरा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये सर नाम से ही शो कर रहा है, इसे समझाना क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब आपको चीज़ों को हमेशा जो है कंटीन्यूअस रिकॉर्ड करना है अपने बिज़नेस का। जो भी ट्रांज़ैक्शन है उसे अपने खाते के अंदर, उसे अपने अकाउंट बुक के अंदर मेंटेन करते रहना है। ये नहीं कि चलो आज कर लिया फिर 4 दिन के बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। सो ट्रांज़ैक्शन मस्ट बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट कंटीन्यूअसली एंड ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है मेरा प्रूडेंस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये हमें ये कहता है, ये हमें ये समझाता है कि देखो भाई, फ्यूचर में होने वाले जितने भी प्रॉफिट हों, जो आपको लगे कि हाँ, ये फ्यूचर में हो सकता है। जैसे सपोज़ करिए कि फ्यूचर में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कोई कोर्स परचेज़ करें, तो हो सकता है कि मुझे कुछ पैसे मिले वहाँ पे। तो ये फ्यूचर में हो सकता है ना, तो मैं अभी तो काउंट नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो तो ये कहता है प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि फ्यूचर में अगर कुछ भी हो, उसे आप अगर प्रॉफ़िट हो फ्यूचर में, तो उसे आप छोड़ दो, उसे उस पे आप ध्यान मत दो। लेकिन अगर किसी तरह का आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको लॉस होने होने वाला है, तो कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव लॉस है आपके लिए, आपको लगे इस तरीके से, तो आप उसे अपने अकाउंट बुक के अंदर ज़रूर मेंशन करिए। ये हमें कहता है प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंज़र्वेटिज़्म। नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो हमें पता है कि जो अकाउंट्स है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है मेरा रियल अकाउंट, तीसरा होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर? पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी एक पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल पर्सन हो, चाहे वो मेरा वर्चुअल या आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो जैसे पर्सन का अकाउंट में जैसे हो सकता है राम का अकाउंट हो या फिर डेयरी फार्म का अकाउंट हो, किसी कंपनी का भी हो सकता है, जैसे डेयरी फार्म हो गया, या फिर किसी एक पर्सन का अकाउंट हो सकता है, या फिर बैंक का अकाउंट हो सकता है, या फिर ड्राइंग अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है। और क्या आता है इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी आता है, कहीं पे मेंशन करा है मैंने, हाँ, यहाँ पे। सो क्या-क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या-क्या आता है? बैंक अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट है और प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट है। तो 2 अकाउंट्स ऐसे हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट में एक तो पर्सन का अकाउंट होगा, तो इंडिविजुअल का अकाउंट या फिर किसी कंपनी का अकाउंट, ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है ही। लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है। इसे याद रखना है आपको, बेटर होगा कोई निमोनिक बना लो जिसके थ्रू ये चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखें रहे कि पर्सनल अकाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है वो है मेरा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है? एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये हमें पता है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो है मेरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसका कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस ना हो। तो इसके अंदर क्या है? तो इसका बस एक सूत्र है, एक फ़ॉर्मूला है, वो आपको रट्टा मारना है। यू हैव टू मग अप और वो है एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉस है और इनकम एंड गेन आता आता है। एक्सपेंसेस के अंदर क्या होगा सर? जो खर्चा है, जैसे सैलरी, अगर कोई जैसे सपोज़ आपका बिज़नेस है, तो आपको अपने स्टाफ को सैलरी देना है, पे करना है। तो ये आपके लिए क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। वही जो दूसरा है एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो दूसरा है मेरा लॉस। लॉस क्या हो सकता है? जैसे आपने अचानक से जो है डिस्काउंट दे दिया किसी को। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि जो है, लेकिन जैसे सपोज़ करिए, मैं इसे और ईज़ी वे से और समझाता हूँ कि आपने जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट करा, आपके 2 फ्रेंड आ गए। तो आप जानते हो कि ये फ्रेंड है, तो आपने ऑलरेडी फ्रेंड आने से पहले सोचा था कि जैसे आज मैंने ओपनिंग करी है शॉप की, तो कोई एक पर्टिकुलर सामान है, मान लेते हैं ₹100 का है, तो उसकी सीपी है ₹100 की, तो आपने सोचा था कि कम से कम चलो मैं ₹105 में तो बेचूँगा ही बेचूँगा। लेकिन ऐसा हुआ
कि जैसे ही वो आया, दो आपके 2 फ्रेंड जो शॉप पर आए, आपने उसे अचानक से देखा तो आप बिल्कुल खुश हो गए। तो आपने बोला था, "एक एक तू एक काम कर, तू ₹90 में ले जा।" तो आपको उस समय क्या हुआ, द ₹10 का लॉस हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो लॉस है, जो आपने उसे डिस्काउंट के तौर पे दिया है, तो ये जो है आप किस तरीके का अकाउंट के अंदर जाएगा, तो ये एक नॉमिनल लॉस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। उसी तरह से इनकम है, तो इनकम मतलब जैसे डिविडेंड हो गया, एक तरह का इनकम है। उसी तरह से गेन होगा, किसी तरह का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली जो हमने जो 3 अकाउंट्स देखा है उससे रिलेटेड है। एक होता है मेरा पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो रूल है वो हमें ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपको एज़ इट इज़ रट्टा मारना है, लर्न करना है और बिल्कुल मुँह पे होना चाहिए, टंग लैंग्वेज पे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरह से जो रियल अकाउंट है उसका जो रूल कहता है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपको लर्न करना है। समझाने को तो मैं समझा भी सकता हूँ, मैंने समझाया भी है। पीछे वाली वीडियोज़ आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स ना छूटे गैप के क्वेश्चंस में, तो ये जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोल्डन रूल्स हैं और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा शेयर होल्डर इक्विटी। सर, शेयर होल्डर इक्विटी होता क्या है? तो देखो, जब मान लेते हैं जब कोई कंपनी का ओनर अपने सारे कर्ज़े चुका दे, मतलब जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ है, वो सारा जो है अगर वो उसे चुका देता है, ख़त्म कर देता है, तो उसके बाद एसेट का जो पार्ट बच जाएगा ना बिज़नेस के अंदर, तो वो उसपे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, भई ये मेरा है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरा हो गया। ठीक है? क्योंकि ये भई उसने मेहनत करके कमाया है। तो शेयर होल्डर इक्विटी वही होता है कि अगर टोटल एसेट जो एक बिज़नेस के अंदर जो कुल संपत्ति है, उस कुल संपत्ति से जो जितनी भी कुल लायबिलिटीज़ है अब तक की बिज़नेस पे, वो सारी अगर वो माइनस कर दें, सारा खत्म कर दें, तो उसके बाद जो बचेगा उसी को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। So it is the company's owner claim on the asset that are left after all the debts have been paid. दूसरा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टॉक होल्डर इक्विटी। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे वही है, शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़। नेक्स्ट जो है वो है मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? हमने अभी देखा था कि शेयर होल्डर इक्विटी जो है, शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये एक इक्वेशन है। तो टोटल लायबिलिटीज को मैं उठाकर अगर इक्वल टू के इस साइड लेकर के जाऊं तो माइनस में है, तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो हमें क्या दिखेगा कि टोटल एसेट जो है वो इक्वल टू हो जा रहा है किसके? तो शेयर होल्डर इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज के। तो जो मेरा यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें यही बताता है कि जो टोटल एसेट है विच विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ रूल्स हैं, ये आप लर्न कर लेना। और साथ में टोटल 5 रूल्स हैं। ये अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है तो आपको और उसे अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करना जानते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली, बट लर्न कर लेना, क्या पता कहीं पे ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट आते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट पे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है जिसके थ्रू जो है कोई भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को जो है हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे अगर सपोज़ करिए कि आप सपोज़ मिस्टर ऑनर के यहाँ पे इनकम टैक्स वाले पहुँचे, तो वो कहेंगे कि वो सबसे पहले पूछेंगे कि आप अपना अकाउंट दिखाइए जो आपने मेंटेन करके रखा है। फिर जब वो ट्रांज़ैक्शन देखेंगे तो वो बोलेंगे कि इसका कोई एक पर्टिकुलर भी हो सकता है या फिर पूरा भी हो सकता है, कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट दीजिए। मतलब जो भी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, तो उसका एक क्या होगा? एक कैश मेमो हो सकता है, उसका एक रिसीप्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें वो क्या करेंगे? वो दिखाएँगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आता क्या-क्या है? इनवॉइस है, रिसीप्ट है, कैश मेमो है, पे इन स्लिप है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये सारे जो है सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्ज़ाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट ये अब यहाँ से जनरल स्टार्ट है, यहाँ से मेन प्रोसेस स्टार्ट है अकाउंटिंग की। तो हमने देखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को डे वाइज पे या डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं फेयरली। और ये जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजिंग, और जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं दिस इज कॉल्ड जनरल। देन जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लासिफाई करना उसे। क्लासिफाई करना मतलब जो हमने डेली बेसिस पे या डेट वाइज जो मेंटेन करा है अपना रिकॉर्ड, उसे जो है अकाउंट वाइज जो है कन्वर्ट करना। मतलब सेल्स अकाउंट के अंदर कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो वैसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, क्लासिफाई करना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफाई। और ये पूरा जनरल और लेज़र, मतलब जिस बुक के अंदर करते हैं हम लोग क्लासिफाई, उसको हम लोग कहते हैं लेज़र। और ये जनरल और लेज़र ये पूरा प्रोसेस एक साथ कहलाता है मेरा पोस्टिंग। नाउ व्हाट, जो थर्ड स्टेप है दिस इज कॉल्ड समराइजिंग, समराइज करना चीजों को। तो अभी तक हमने जो क्लासिफाई कर लिया अकाउंट को, उसके बाद हम उसे समराइज करते हैं चीजों को, ताकि हम समझ सकें कि चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। तो जैसे ही हम चीजों को समराइज कर लेते हैं, तो उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस का एक प्रोसेस होता है। ट्रायल बैलेंस जो है किसी अकाउंट से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी तरह की क्लासिफाइंग नहीं है। ये सिंपली एक स्टेप है अकाउंट्स के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग अकाउंट जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं उसे, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखते हैं कि जो भी हमने रिकॉर्ड करा है वो सही तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका एक ही रूल है कि जो डेबिट साइड होगा और जो क्रेडिट साइड होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ रहा है तो अर्थमेटिक रूप से, अर्थमेटिकली सही है हमारा जितना भी रिकॉर्ड हुआ है वो, और नहीं तो गलत है। तो ये टोटल ये जो तीनों प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज, इन तीनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है स्टेप एनालाइज करने का। उसे एनालाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। फिर जो है अब एनालाइज करने के बाद फिर उसे हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और भी बहुत सारा बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर इंटरप्रेट करके हम ये बताते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है बिजनेस का। और फाइनली जो है हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करके जो है हम लोग बताते हैं ऑनर को या मैनेजर को, या फिर जो एक्सटर्नल अकाउंट्स यूजर हैं उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से बिजनेस आपका चलेगा फ्यूचर में। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहला वाला जनरल हमने देख लिया ऑलरेडी। जनरल किसे कहते हैं, जनरल के अंदर क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नरेशन। आपको बताना है कि नरेशन होता क्या है। ये मैं बता नहीं रहा, ये आप खुद से बताओगे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके। फॉर्म ऑफ जनरल देख लेते हैं। जो फॉर्मेट होता है जनरल का वो क्या होता है। तो एक इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले एक कॉलम के अंदर डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स होता है, फिर यहाँ पे वाउचर नंबर होगा, फिर लेजर फोलियो होगा, फिर डेबिट होगा, फिर क्रेडिट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 20,000 ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जो है उन्होंने बिजनेस जो है स्टार्ट करा, कितने रुपए से, तो 20,000 रुपए से। 1 अप्रैल 2019 मान लेते हैं। 19 में मत मान लो यार, 18 मान लो, 2018 मान ले। क्यों सर, पीछे क्यों, पीछे ये इसलिए सर क्योंकि 2019 से तो कोविड चल रहा है, तो लॉकडाउन है, तो फाइनेंशियल ईयर तो हम सोच भी नहीं सकते इस समय। जोक्स अपार्ट, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। सो डेट में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2018 लिया है मैंने, 2018। पर्टिकुलर्स क्या है, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितने रुपए से, तो 20,000 रुपए से। सो जनरल की एंट्री करते समय हम लोग इसे कैसे मेंशन कैसे करते हैं हम लोग, तो अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करा है मैंने बिजनेस 20,000 रुपए से। तो 20,000 रुपए है क्या सर, तो ये है कैश। तो बिजनेस के अंदर क्या हुआ है, कैश क्या करेगा, एंट्री करेगा, इन करेगा। कैश है क्या, रियल अकाउंट है। तो हम लोग जानते क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट के केस में। तो कैश जो होगा वो मेरा बिजनेस के अंदर इन हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कैश का अकाउंट होगा वो डेबिट होगा।
तो पर्टिकुलर्स हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, वो क्या हो गया है, वो डेबिट हुआ है। कितने रुपए से हुआ है सर? तो 20,000 रुपीज़ से हुआ है। तो अभी हमने देखा कि अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो कौन-सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो जब बिज़नेस के अंदर आया है तो एज़ अ कैपिटल आया हुआ है, ठीक है? पूँजी के रूप में आया हुआ है। तो दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा-सा साइड होकर के लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट होगा वो ₹20,000 से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, दूसरा वाला। और जो वाउचर नंबर है यहाँ पे वाउचर नंबर लिख देंगे एज़ अ प्रूफ। और फिर जो लेज़र फ़ोलियो होगा इसमें जो लेज़र हम लोग बनाएँगे तो किस लेज़र के किस पेज नंबर में ये पूरा जो डाटा है अच्छे से मेंशन है तो वहाँ उसका पेज नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो ये है एंट्री है जर्नल की। बहुत डिटेल्स में आपको अगर जानना है तो आप पीछे वाली वीडियोज़ देखिए। हम अब आगे बढ़ेंगे इसमें फीचर्स ऑफ जर्नल, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा लिमिटेशंस इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि लिमिटेशंस आपको पता रहे तभी आप वैल्यू समझ पाओगे किसकी। तो आई थिंक नेक्स्ट ही टॉपिक होगा सब्सिडरी बुक नेक्स्ट होना चाहिए। सब्सिडरी बुक नेक्स्ट है। तो लिमिटेशंस क्या-क्या है? तो डेली कैश बैलेंस कैन नॉट बी नोन, मतलब डेली में कितना मेरा बैलेंस बच रहा है, कितना स्टॉक बच रहा है, वो हम लोग नहीं जान सकते। ये मेरा पहला जो है डिसएडवांटेजेस है जनरल का। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है? जब एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डेली बेसिस पे मतलब बहुत ज़्यादा उसके कस्टमर्स हैं और बहुत ज़्यादा सेल कर रही है। तो उस सिचुएशन पे अगर डेली बेसिस पे अगर वो जर्नल बनाने लगेगी, तो पता चला कि कार्टून जिसे कहते हैं ना हम लोग बड़ा-बड़ा बॉक्स भर-भर के जो है सिर्फ़ जो है जर्नल ही निकल रहा है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर। और कितना वॉल्यूमिनस हो जाएगा, कितना लेंदी हो जाएगा। बड़ी-बड़ी किताबें निकल रही हैं, कम से कम नहीं भी तो 100 डेढ़ 100 किताबें निकली हैं जिसके ऊपर सारी एंट्री जनरल की ही करी हुई है। और उससे फिर जो है लेज़र बनाना है। अकाउंटेंट पहले ही बोलेगा कि भई मेरे से होगा नहीं, बीच में ही भाग जाएगा। तो लिमिटेशंस हैं ये, कुछ कमियाँ हैं और इसी कमियों को पूरा करने के लिए मतलब भरपाई करने के लिए इन कमियों की जो है हम लोग सब्सिडियरी बुक की तरफ मूव करते हैं। सब्सिडियरी बुक क्या होता है सर? सब्सिडियरी बुक जो है वो जनरल ही है एक तरीके का। होता क्या है कि जो बड़ा-बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, सो इन बिग ऑर्गेनाइज़ेशन जनरल इज़ सब डिवाइडेड, जनरल को क्या करा गया है? डिवाइड कर दिया गया है इन मैनी बुक्स, बहुत सारे बुक्स में। और ताकि जो है हम लोग बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से जो है डाटा को रिकॉर्ड करा जा सके, ट्रांज़ैक्शन को का रिकॉर्ड रखा जा सके। और इन्हीं बुक्स को हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी बुक। कितने तरीके का होता है सब्सिडियरी बुक? तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, टोटल 8 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है परचेज़ रिटर्न बुक, दूसरा है कैश बुक, तीसरा है मेरा जनरल प्रॉपर, कैश बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। देन है सेल्स बुक, ये भी इम्पोर्टेंट है, परचेज़ बुक, सेल्स रिटर्न्स, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। इसके अलावा एक तो ये जनरल प्रॉपर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल प्रॉपर और कैश बुक ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट है, आपको सारे याद रखने हैं, लेकिन इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना बेटर होगा और भी अगर आप गूगल कर सकते हो तो गूगल कर लेना, तो शायद कुछ और फैक्ट्स पता चल जाए। तो वन बाय वन देखते हैं इसे। पहला जो है वो है कैश बुक। कैश बुक हम अलग से भी अच्छे से देखेंगे क्या होता है कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सिडियरी बुक और इसके अंदर जो हम लोग ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कैश अकाउंट से रिलेटेड करते हैं। या फिर बैंक रिसीप्ट एंड पेमेंट्स का जो अकाउंट होगा वो सारा रिकॉर्ड जो है हम लोग कहाँ करेंगे? कैश बुक के अंदर करेंगे। ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। फर्स्ट कॉलम कैश बुक, सेकंड कॉलम कैश बुक और थर्ड कॉलम कैश बुक। अब ये होता क्या है सर? तो ये समझने के लिए हमें इसका फॉर्मेट जानना पड़ेगा। अब देखो सब्सिडियरी बुक का फॉर्मेट क्या होता है? हम लोग बता ही दे रहा हूँ मैं। देखो इस तरीके से बनता है। एक साइड मेरा डेबिट होगा, एक साइड हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स और फिर इधर भी पर्टिकुलर्स और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रुपीज़ और यहाँ भी होगा रुपीज़। तो ये इसका यूज़ है, इसे मैं थोड़ा और छोटे तरीके से बताऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये यहाँ पे हमने लिखा रुपीज़ और फिर हमने
यहाँ पे भी हमने लिख दिया रुपीस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमने ये बनाया हुआ है ना, ये पूरा बॉक्स, दिस वन, तो ये कहलाता है मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर, एक मिनट, डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, सीआर, ओके। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर जो ये यहाँ पे हम लोग जो मेंशन करेंगे वो होगा मेरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सेम यहाँ पे जो मेंशन होगा वो होगा मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसमें एक और कॉलम होता है यहाँ पे, जिसके अंदर हम लोग बैंक अकाउंट को मेंशन करते हैं या फिर डिस्काउंट को मेंशन करा जाता है। और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है उसमें 3 कॉलम होता है। एक और कॉलम होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, यहाँ भी 1, 2 और एक और कॉलम आएगा। ये हो जाएगा मेरा थर्ड या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर जो बैंक और डिस्काउंट था वो बन जाएगा, एक में बैंक और एक में डिस्काउंट आ जाएगा। तो बैंक, डिस्काउंट एंड कैश, इस तरीके से 3 कॉलम बनता है कैश बुक के अंदर, तो जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और डिटेल्स में हमें पढ़ना है आगे अच्छे से, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा परचेज बुक और फिर सेल्स बुक। नाम से पता चल रहा है परचेज मतलब खरीदना। तो अगर क्रेडिट पे अगर हम लोग कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम लोग करेंगे परचेज बुक के अंदर। और अगर हम लोग क्रेडिट पे कुछ सेल कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम लोग करेंगे कहाँ पर, सेल बुक के अंदर। अब हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग एसेट को अगर हम लोग खरीद रहे हैं, किसी भी तरह का अगर एसेट खरीद रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट पे खरीदें या क्रेडिट पे एसेट को सेल करें, तो वो इस तरह के बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ, कोई भी एसेट बिज़नेस के अंदर का कोई भी एसेट अगर उसे हम लोग या तो खरीद रहे हैं बिज़नेस में या फिर बिज़नेस में जो एसेट है उसे बेच रहे हैं। तो किस पे किस तरीके से बेचेंगे या खरीदेंगे, तो उसे हम लोग क्रेडिट पे खरीदेंगे या बेचेंगे। तो ये जो काम होगा, ये जो रिकॉर्ड होगा ट्रांज़ैक्शन, उसे हम लोग परचेज़ बुक या सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है मेरा परचेज़ रिटर्न बुक। परचेज़ रिटर्न बुक का मतलब सर कि जो परचेज़ करा था मैंने कुछ, उसे रिटर्न कर दिया। इसका मतलब किसे रिटर्न करेंगे, तो सप्लायर को रिटर्न करेंगे। तो परचेज़ रिटर्न जो बुक होता है, इसे हम लोग कहते हैं, अब देखो जैसे सपोज़ ये है मेरा मिस्टर ऑनर की शॉप, इन्होंने कुछ परचेज़ करा, सपोज़ दूध ही परचेज़ कर लिया डेयरी फार्म से, लेकिन उन्हें ये फ़ील हुआ या उन्होंने देखा कि दूध तो खट्टा हो गया, तो उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया उसे। तो अब देखो ये रिटर्न जब करेगा तो ये आउटवर्ड जाएगा, बिज़नेस से बाहर जाएगा, तो इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड बुक के अंदर जो है इसे हम लोग कहते हैं परचेज़ रिटर्न बुक को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। और जब भी हम लोग कोई सामान रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट जो है वो इश्यू करा जाएगा अगेंस्ट व्हाटएवर वी हैव रिटर्न्ड। जो हमने रिटर्न करा है उसके अगेंस्ट जो है एक डेबिट नोट जो है इश्यू करा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डेबिट नोट जो है कहाँ पे इश्यू होता है या किस तरीके के बुक में इश्यू करा जाता है? तो परचेज़ रिटर्न बुक के अंदर इश्यू करा जाता है। नेक्स्ट है मेरा उसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक। अगर अगर सपोज़ मिस्टर ओनर ने कोई सामान सेल करा है किसी कस्टमर को और चूँकि मिठाई है तो उन्हें लगा कि बासी हो गई मिठाई, तो उन्होंने क्या करा, रिटर्न करवा दिया। तो उस समय जो रिटर्न होगा वो कहाँ होगा, बिज़नेस के अंदर आएगा। तो इसे जो सेल्स रिटर्न बुक होगा, इसे हम लोग रिटर्न इनवार्ड बुक्स कहते हैं। और जब भी ये काम होगा तो उस समय एक क्रेडिट नोट जो है वो इश्यू करा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। ओके, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों चीजें हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ये दोनों किस तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। अब बिल को रिसीव करा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब देखो ऐसे समझते हैं कि सपोज मिस्टर ऑनर ने जो है वो एक बिल रिसीव करा। तो रिसीव करा मतलब जैसे उन्होंने जो है कुछ बेचा होगा कुछ किसी चीज़ का सेल करा होगा, तो बदले में उन्हें क्या हुआ, एक कैश जो है एक मिला है, ताकि उसके साथ-साथ एक बिल मिला है उन्हें।
तो इस सिचुएशन में जो है कैश क्या होता है बिज़नेस के अंदर आता है। आप इतना जान लो कि जब भी बिल रिसीवेबल बुक के बारे में बात होगी, तो उस समय कैश जो है बिज़नेस के अंदर इन करता है और हमें पता है कि जो अगर कुछ भी अगर कैश अगर बिज़नेस के अंदर इन हो रहा है, कैश को अगर हम लोग बिज़नेस के अंदर इन करेंगे, तो कैश क्या है मेरा एक तरह का एसेट हो गया, तो और जब वो इन करेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो वो क्या होता है डेबिट होता है हो जाता है। तो बिल रिसीवेबल बुक के अंदर जो बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा, तो उसे हम लोग हमेशा डेबिट साइड में हम लोग पोस्ट करते हैं। वही जो मेरा बिल्स पेएबल बुक होगा, तो इसके अंदर बिल्स पेएबल जो अकाउंट होगा, वो हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में जो है हम लोग पोस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा जनरल प्रॉपर। मैंने बताया कि जनरल प्रॉपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरल प्रॉपर को हम लोग रेसिड्यूरी बुक भी कहते हैं। मेंशन करा हुआ है यहाँ पे। नहीं, मिसेलेनियस ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे हम लोग जनरल प्रॉपर को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिड्यूरी, RESIDUARY, रेसिड्यूरी बुक भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर जितने भी ट्रांज़ैक्शन बच गए, जो अभी तक किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो हम लोग जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली कौन किस-किस तरीके का ट्रांज़ैक्शन होता है? एक होता है मेरा ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब जब भी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, तो या फिर जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय में बिज़नेस के अंदर कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम लोग जनरल प्रॉपर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट होता है मेरा क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो उस समय बिज़नेस के पास कितना स्टॉक बच गया है, कितना एसेट बचा हुआ है, क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो उन सबको अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कहाँ पे करेंगे? जनरल प्रॉपर के अंदर। और फाइनली फिर यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो पी एंड एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री जो होता है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ये मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, ईज़ी ये बताया हुआ है मैंने। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, इसमें क्या समझाना? डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी जो है जनरल प्रॉपर के अंदर ही मेंशन करी जाती हैं। एक इम्पोर्टेंट है बेड डेट पूछा भी जाता है कि बेड डेट जो है कहाँ पे एंट्री करते हैं इसकी? तो जनरल प्रॉपर के अंदर एंट्री करते हैं। किस क्वेश्चन आएगा कि बेड डेट को किस सब्सिडियरी बुक के अंदर एंट्री करते हैं हम लोग? उसके किस सब्सिडियरी बुक के अंदर एंट्री करी जाती है बेड डेट की? तो आंसर होगा इसका जनरल प्रॉपर के अंदर। उसी तरह से परचेज़ और सेल्स ऑफ एसेट जो अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोग क्रेडिट पे एसेट को परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री परचेज़ अकाउंट या सेल अकाउंट के अंदर नहीं होती। तो कहाँ पे होती है सर? जनरल प्रॉपर के अंदर इसकी भी एंट्री होती है। इसके अलावा अगर कोई किसी तरह का एब्नॉर्मल लॉस हो गया बिज़नेस में, जैसे सपोज़ आग लग गई कंपनी में, तो उस समय जो लॉस हुआ उसे भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? उसे भी हम लोग जनरल प्रॉपर के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ तक जो है जनरल खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ से कैश है, कैश में कुछ है नहीं एसेट है एक तरीके का, थोड़ा-सा कुछ होगा, कैश बुक के अंदर है कुछ, वो बताना होगा, वाउचर हमें पता ही है, बता रखा है मैंने। डिस्काउंट अभी समझा दिया है, टाइप ऑफ कैश बुक वो देखेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री एक बार अच्छे से समझ लेंगे। ये सब हम लोग अगली क्लास में करेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियोज़ हो जाएगी, आप लोग भी जो है फटीग फ़ील करोगे फिर। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर जो बाकी बचे हुए पार्ट है, उसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, उसके बाद जो वीडियो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगी। और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये सीरीज़ चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा यूट्यूब पर। तो अभी के लिए मैं आपसे बस विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा, अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।